Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 अगस्त 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक तुर्कैना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट न्यूज़ में देखने को मिला। आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल के बीच का, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साथ ही साथ बांग्लादेश के बीच का, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये प्रोजेक्ट भारत और भूटान को जोड़ने का काम करता है, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में दोस्तों पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन पेज नंबर 1 के साथ साथ पेज नंबर 8 पर भी इसको पब्लिश किया गया है। सभी न्यूज़पेपर के अंदर चर्चाएं हो रही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये जितने भी अखबार हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी जगह पर इनकी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में अभी जस्ट 48 मिनट पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जहाँ पे बताया गया कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लगभग 1000 आदमियों को जो कि बांग्लादेश से आए थे बॉर्डर के ऊपर में, उनको वापस से रिटर्न किया है, वापस से भेजा है। तो करंट समय पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थिति क्या बनी हुई है, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है, स्पेशली 5 अगस्त के बाद। 5 अगस्त वो तारीख है जब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन किया और वो रिज़ाइन करने के बाद में इंडिया आ गई। अब दोस्तों वहाँ पे करंट समय पर एक इंतरिम सरकार बनाई गई है और उस इंतरिम सरकार को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये सब सिनेरियो देखते हुए कई सारी रिपोर्ट्स ये बताई गई कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ऊपर कई सारे अलग अलग प्रकार के अटैक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बांग्लादेश को छोड़कर सीधा भारत वाला और बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर आ चुके हैं इंडिया के अंदर में शरण लेने के लिए। इसी के बेसिस पे अभी करंट समय पर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो एक्शन में आ चुका है। एमएचए ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का मेन काम है कि जितने भी इंडियंस हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, उनकी सुरक्षा को लेकर बात की जाए। और इसको लेकर जो ये कमेटी बनाई गई है दोस्तों, ये 5 सदस्यों की कमेटी है, ध्यान रखिएगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पर इस कमेटी में प्रेजेंट हैं, वही इसको लीड करेंगे। और उनका मेन पर्पज़ है कि वो बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ के साथ में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें और इंश्योर करें कि करंट समय पर बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो हिंदू हैं प्लस दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा और इनके सेफ्टी के ऊपर में जोर दें। ये बात आर्टिकल में बोली गई। फिर उसके बाद बताया गया, जैसे मैंने बोला 5 अगस्त के बाद सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो सिनेरियो ख़राब होने की वजह से कई सारे जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार जो बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। फ्राइडे की ही अगर हम बात करें तो केवल फ्राइडे में यानी कल के दिन लगभग 700 से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं दोस्तों वो नॉर्थ बंगाल वाले बॉर्डर पर प्रेजेंट रहे और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें भारत के अंदर में एंट्री दे दो, लेकिन ये एंट्री नहीं दी गई, उनको वापस से रिटर्न भी किया गया है। बताया ये भी गया है कि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के पास के लोग हैं जो सीधा उठ के आ गए बॉर्डर पर और भारत के अंदर में एंट्री मांग रहे हैं, नहीं।
बताया गया है कि उस बॉर्डर से लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूरी से भी लोग आ रहे हैं सीधा बॉर्डर के ऊपर में भारत के अंदर एंट्री लेने के लिए। और सबसे ज़्यादा शक यहाँ पे देखने को मिला तब, जो ये भीड़ जमा आपको दिख रही है बॉर्डर पर, इसमें एक भी महिला और एक भी बच्चा नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसा रिपोर्ट में बोला भी गया है, आर्टिकल में बोला गया है कि नो वेमेन और चिल्ड्रन वर प्रेजेंट अमंग द क्राउड, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि आखिरकार ये जो क्राउड है किस लिए और किस लिए आ रहा है फिर इंडिया में। तो जो 1000 लोग जमा थे इनको भेजा गया ज़बरदस्ती वापस से बांग्लादेश में, लेकिन अभी भी लगभग बताया जा रहा है 150 के आसपास लोग उसी बॉर्डर लाइन पर, जीरो लाइन पर प्रेजेंट हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स वो आपके सामने हैं, इसको ध्यान रखिए, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। प्लस आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है जहां पर भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये पूरे दृश्यों का, वो भी यहां पर समझाया गया है। तो आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आज का सेशन काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। फिलहाल के लिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक पर आएँ उससे पहले दोस्तों कुछ लोकेशंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं ना, उस बॉर्डर पर करंट समय पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और वो हाई अलर्ट पर है। तो दोस्तों ये है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर वो हमारे साथ में शेयर करता है। और भारत के कई सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। जैसे सबसे पहला राज्य है मिज़ोरम। देखो मिज़ोरम का बॉर्डर ये लग रहा है। फिर दूसरा राज्य है त्रिपुरा, लगभग त्रिपुरा का पूरा बॉर्डर लग रहा है। तो सेकंड स्टेट ये है। थर्ड स्टेट यहाँ पे आपको असम देखने को मिलेगा। असम का एक बॉर्डर ये लग रहा है बांग्लादेश से और दूसरा बॉर्डर यहाँ पर ये लग रहा है। तो ये आपका तीसरा स्टेट हो गया। चौथा यहाँ पे मेघालय एक लंबा चौड़ी बाउंड्री को यहाँ पर बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। और पांचवा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बाउंड्री सबसे ज़्यादा बड़ी यहाँ पे आपको नज़र आएगी जो बांग्लादेश के साथ में है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया पांचवा। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 राज्य शेयर करते हैं। फिर क्वेश्चन बन जाए इन 5 में से कौन सा राज्य सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, तो वो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर बांग्लादेश की एक बाउंड्री दोस्तों यहाँ पे बर्मा के साथ यानी म्यांमार के साथ में भी लगती है। तो करंट समय पर जो म्यांमार में स्थिति है वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर बांग्लादेश में भी नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए इंतरिम सरकार बना दी गई है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए फिलहाल आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया इसके जस्ट बराबर में ही यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है आज के पेज नंबर 1 पर ही, जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बात हो रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। पता होगा परसों के वीडियो में मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ एक्ट क्या है, ये सभी चीज़ें समझाई थी। तो अभी जो मामला है वो पार्लियामेंट में चल रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल लेकर आया गया। इस बिल का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल की मेन मांग क्या है कि जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर में कुछ मल्टीपल चेंजेस किए जाएं। और दोस्तों चेंजेस में बताया गया है कि लगभग 44 बदलावों की मांग की गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ मेन बदलाव जिसकी वजह से थोड़े से कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हुआ ये कि इस बिल को लेकर काफ़ी सारी डिबेट्स हुई, कुछ लोग काफ़ी नाराज़ हुए। ऑपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट में हैं कि भाई यहाँ पर उनका कहना यह है कि आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप उनके जो मॉस्क है, जो मस्जिद हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए यहाँ पर ये जो बिल है हमने किसी को इसमें टारगेट नहीं किया है, बट छोटे से बदलाव किए हैं। इवन यहाँ पर ये जो आपका वक्फ बोर्ड है या जो वक्फ एक्ट है इसको और ज़्यादा बेहतर किया गया है इस पर्टिकुलर बिल से, ये यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है। जो भी यहाँ पर डिबेट्स हुई दोस्तों, उसके बाद हुआ ये कि हमारी केंद्र सरकार ने कल के दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। इन्होंने ये बोला कि इस बिल को लेकर जो भी डिबेट्स हैं अब सीधा वो जाएंगी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। आपको पता होगा कोई भी बिल है तो पहले यहाँ पर लोकसभा में जाता है, वहाँ पर इसको लेकर कई सारी डिबेट्स होती हैं, है ना, वहाँ से पास होता है। फिर लोकसभा के पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, है ना। ये तो सिंपल बात है, पता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री में मतलब लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स भी होंगे। और ये एक ऐसी कमेटी होगी जिसमें 21 मेंबर्स होंगे लोकसभा से और 10 मेंबर्स होंगे दोस्तों राज्यसभा से। इनको यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा। ये डिस्कशन करेंगे, जो भी डिबेट होगी उसको लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो सीधा लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन लोकसभा में कब दिया जाएगा, अब अगले वाले लोकसभा के सेशन में। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के अंदर सेशन चलते हैं ना, अभी इस बार इलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर लोकसभा के, और जिस साल इलेक्शन होता है उस साल 2 बार बजट आता है, पता है। तो अब की बार जो दूसरा बजट आया था
उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, पिछले महीने वो प्रेजेंट किया गया। तो बजट आया है, मतलब वो बजट सेशन चल रहा था हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। तो दोस्तों वो बजट सेशन समाप्त हो चुका है अब। तो अब क्या होगा, पार्लियामेंट का एक दूसरा सेशन शुरू होगा बाद में, कुछ टाइम बाद। जब दूसरा पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा तब जाके ये सारे के सारे डिस्कशंस होंगे, तब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यानी अभी के लिए थोड़े समय तक तो ये मामला ठंडा पड़ चुका है, बट न्यूज़ में रहेगा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये मामला आपको समझ में आ गया, तो थोड़े समय आपको रुकना पड़ेगा इसके बारे में और डिटेल से बात करने के लिए। लेकिन मेंशन ये भी किया गया है कि ये जो अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसको लोकसभा में थर्सडे में लेकर आया गया, फ्राइडे में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है। अभी अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा तब हमारे पास में जो बाकी बची कुछ रिपोर्ट्स हैं वो सामने निकल कर आएंगी। अब इस पैनल मेंबर में जैसे मैंने बोला 21 होंगे लोकसभा के मेंबर और 10 होंगे राज्यसभा के मेंबर। उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन सभी की जो नेम की लिस्ट है वो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। ये हमारे एग्जाम के लिए काम का है नहीं, ठीक है। अब आगे सुनिए, हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि जो ये वक्फ बोर्ड है इसके बारे में कई सारी जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। वक्फ का मतलब होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बेसिकली गॉड के नेम पर दी जा रही है, रिलीजियस पर्पज़ के लिए यहाँ पर दी जाती है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं वक्फ। लेकिन ये जो वक्फ है बेसिकली यहाँ पर ये अरबिक टर्म है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिए। तो जो स्पेशली मुस्लिम्स हैं, है ना, या फिर वो पर्सन जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है वक्फ के पास में और कह सकता है भाई आप मेरी प्रॉपर्टी रखिए, इस पे मस्जिद बना लेना, या फिर कोई दूसरा रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी मदरसा वगैरह जो भी चीज़ें हैं रिलीजियस पर्पज़ के लिए स्पेशली, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को डोनेट कर देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे वक्फ का नाम दिया जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों पूरा पर्टिकुलर बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड। अब क्या हुआ, वक्फ बोर्ड जब आया ना तो बीच बीच में कई सारे इसमें अमेंडमेंट होते चले गए, और जैसे जैसे अमेंडमेंट हुए वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ती चली गई, इनकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि करंट समय पर ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, कह सकता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। कहोगे ऐसा क्लेम कर सकता है? हाँ। और मान लीजिए आपके पास में गलती से आप प्रूव ना कर पाए कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो प्रॉपर्टी सीधा वक्फ के पास में जाएगी। तो आपको प्रूव करना ज़रूरी है, आपके पास में एविडेंसेस, सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है। और इसी वजह से दोस्तों आज भारत के अंदर में तीसरे नंबर पर ये वक्फ बोर्ड है जिसके पास में हमारे भारत की सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सबसे पहले हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास में ज़मीनें हैं, और फिर दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे के पास में ज़मीन है। तीसरे नंबर पर दोस्तों वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है इंडिया की। और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इनका एक काउंसिल है, ध्यान रखिए। अब जब भी हम बात करते हैं वक्फ की तो आप सोच रहे होंगे एक ही बोर्ड है जिसके पास में ये सब कुछ है, नहीं। ध्यान रखिए वक्फ बोर्ड दो भाग में बटा हुआ है। एक तो सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर एक बोर्ड है, दूसरा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारी सभी राज्य सरकारों के पास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो 30 से ज़्यादा बोर्ड्स अवेलेबल हैं। कितने? 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड दोस्तों अवेलेबल है जो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें हम बात करते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, तो ध्यान रखिए एक प्रकार की स्टैच्यूरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आती है। इसको 1964 में सेटअप किया गया था वक्फ एक्ट 1954 के माध्यम से। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन के माध्यम से, कानून के माध्यम से बनाई गई है। तो एक सरकारी बॉडी है, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है ये, ध्यान रखिए। उसके अलावा साथ ही साथ में ये एक एडवाइजरी बॉडी का भी काम करती है। हमारी केंद्र सरकार को कई सारी जो मैटर्स होते हैं जो कि बेसिकली वक्फ बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, उसके वर्किंग से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ सभी जगह पर एडवाइस देने का भी काम करती है, ठीक है। अब जो ये सेंट्रल वाला जो काउंसिल है वक्फ काउंसिल दोस्तों, इसके अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे जिसमें कह सकते हैं 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इन सब मेंबर्स को सीधा हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक गवर्नमेंट बॉडी है जैसे मैंने आपको बताया। और हर एक राज्य के पास में अपना खुद का भी वक्फ बोर्ड होता है, बता चुका हूँ। और इस वाले राज्य का जो वक्फ बोर्ड होता है इसको हेड करते हैं एक चेयरपर्सन, प्लस एक या दो नॉमिनीज़ भी यहाँ पर आती हैं जो कि राज्य सरकार चुनकर भेजती हैं। प्लस मुस्लिम लेजिस्लेटर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यानी मुस्लिम एमपीज़ की बात हो रही है। उसके अलावा स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर्स हो गए। बाकी जो इस्लामिक थियोलॉजी है, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो सब हो गए। यानी कहने का मतलब है इस वक्फ को बोर्ड के अंदर में जितने भी मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम्स ही हैं करंट समय पर। ये बात क्लियर हो गई। और इसी के बेसिस पे यहाँ पर इस अमेंडमेंट बिल में कुछ बदलाव किए जा रहे थे कि जैसे वक्फ बोर्ड इस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, है ना, तो थोड़ी बहुत इसकी जो पावर्स है वो कम की जा रही हैं। दूसरी बात, इसमें केवल मुस्लिम मेंबर्स हैं,
है ना। और महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। तो ऐसे दोस्तों कई सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। इस प्रकार के 44 चेंजेस करे गए हैं जिसको लेकर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। फिलहाल अभी इस पर कई सारी डिबेट्स होंगी, उसके बाद अगर पूरी तरह से पास होता है तब जाकर ये प्रॉपर कानून बनेगा। अभी हमें अगले पार्लियामेंट सेशन का वेट करना होगा, तो उसी की रिपोर्ट्स इस आर्टिकल में। क्लियर हो गया? आई होप आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। थोड़े समय तक वेट करना है इस आर्टिकल को देखते हुए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा अभी वक्फ बोर्ड वाला आर्टिकल, उसके पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा, इस प्रकार से हर एक आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको तैयार मिल जाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो देखना है, पीडीएफ मिलेगा उसको रीड करना है, काम खत्म। अपना टाइम बचाइए, बाकी टाइम अपना स्टैटिक पोर्शन के अंदर में लगाइए। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप में डेली बेसिस पे ये सभी डेटा कंपाइल करके एक पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स के कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं। 1, 2 साल, 3 साल सब डेटा आपका सिक्योर रहेगा और डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी प्रिपरेशन करने में। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, कोई स्टोरेज वगैरह का दिक्कत भी नहीं आएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट दोस्तों बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज करोगे, वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि मुझे इस ग्रुप में किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीट सेटिस्फाई करना, पूरा संतुष्ट होने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है प्लीज़ यार उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी एक मिशन है 6 लाख सब्सक्राइबर्स का, जिसको आप सभी लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। 5,50,000 तक पहुंच चुके हैं। वीडियो से आपको हेल्प हो रही है, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में ऑल वाले ऑप्शन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी वीडियो या क्वेश्चन मैं वगैरह दे रहा हूं आपको, ये सारी चीज़ें जैसे ही यहाँ पे अपलोड करूँ आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है ये पेज नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट है। इसको आप सीधा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन पार्टीज़ तैयार हो रही हैं और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेकर आएंगी सीधा वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। वाइस प्रेसिडेंट जो कि करंट समय पर जगदीप धनखड़ साहब। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जगदीप धनखड़ साहब तो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है ना, लोकसभा में एक स्पीकर होता है जो कि ओम बिरला साहब हैं, वैसे ही यहाँ पे राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है, वो यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इन्हीं से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, काफ़ी नाराज़ हैं ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर। ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, कल का फ़ोटो है। ओपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं दोस्तों, ये बाहर निकल कर आ रहे हैं पार्लियामेंट सेशन चलते दौरान। इनके कुछ इल्ज़ाम हैं हमारे चेयरमैन के ऊपर में, राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर में। उसकी वजह से ये सब पार्टीज़ तैयार हो रही हैं कि भाई इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। कहेंगे एक मिनट और समझाओ, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये तो लोकसभा में लाया जाता है ना, लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाया जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए सरकार गिर जाती है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट ना मिल पाए तो सरकार बनी रहती है। तो ये होता है प्रोसेस लोकसभा में। ये राज्यसभा में क्या है तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे मैंने बोला ना राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, प्लस हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पे कौन, जगदीप धनखड़ साहब। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का जब आप रिमूवल देखते हैं ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है उस तरीके से उनको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो रिमूवल वाली जो जानकारी है वो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंदर में मेंशन है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ओपोजिशन के पार्टीज़। लगभग बताया जा रहा है जो 50 मेंबर है, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तैयार हैं, उन सब ने मिलकर एक रेजोल्यूशन साइन कर दिया है जिसके अंदर बोला गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया जाएगा। अगर वो पास हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट को पद छोड़ना पड़ेगा, यानी जगदीप धनखड़ साहब को ये पद छोड़ना पड़ेगा।
ये बातें कहाँ पे लिखी हैं? जैसे मैंने बोला, संविधान में आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंदर में लिखी हैं, जो कि ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उनके पद से एक रिजोल्यूशन को पास करके। और ये जो रेजोल्यूशन होगा ये राज्यसभा में पास किया जाएगा एक बढ़िया इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में। और यहाँ पे लोकसभा भी एक सिंपल मेजोरिटी के साथ में इस पर अग्री करती है। तो इन दोनों प्रोसेस के अप्रूवल के बाद में यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा। पास होते ही यहाँ पर फिर जो ये वाइस प्रेसिडेंट है इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ओपोजिशन पार्टीज़ ऐसा क्यों कर रही हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ओपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया है। ये बोलते हैं कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के लिया है। एमपीज़ का कहना यह है कि हमें प्रॉपर समय नहीं मिलता बोलने के लिए। ओपोजिशन पार्टीज़ अपने व्यूज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पहले यहाँ पर उनको बहुत कम समय दिया जाता है। फिर इनका कहना यहाँ पर यह है कि इससे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है। फिर इनका कहना यह है कि कई बार जो कह सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, फिर उसके अलावा कुछ और मेंबर्स हैं, उनके बार बार माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पर यह है कि बोला जा रहा है कि जो ये राज्यसभा के चेयरमैन है ना, ये बार बार पर्सनल रिमार्क्स पे आने लगते हैं। कोई भी जो मेंबर होता है ना उनके ऊपर पर्सनली पहुंच जाते हैं, ऐसा कहना है। और पर्सनली आप किसी के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये बात हमारे राज्यसभा के नियम बोलते हैं। जैसे लोकसभा के रूल्स हैं वैसे राज्यसभा के जो नियम हैं उसमें रूल नंबर 238 क्लॉज 2 यहाँ पे क्लियर कर चुका है कि जो मेंबर्स हैं जब वो बात कर रहे होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी पर्सनल चार्ज नहीं लगा सकते। और ये जो रूल है ये सीधा चेयरमैन को भी फॉलो करना होता है। तो ये बात यहाँ पे ओपोजिशन मेंबर्स ने पॉइंट आउट की है। लेकिन ये बार बार क्या करते हैं, पर्सनल रिमार्क्स पर आ जाते हैं। ये लोगों का कहना है जिस बेसिस पे ये सभी लोग तैयार होकर इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि मामला चल क्या रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को लेकर यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं तो उसको लेकर संविधान में कहाँ पर है, तो आर्टिकल 67 क्लॉज भी। लेकिन ये तो हमने राज्यसभा के चेयरमैन के पर्सपेक्टिव से जान लिया। असल में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, असल वाला रियलिटी वाला, वो लोकसभा में पास होता है दोस्तों, जहाँ पे पूरी सरकार को गिरा दिया जाता है अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पॉलिटी पढ़ लें तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, दोनों के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में जो सरकार को पावर में रहना होता है वो पावर में रहती है तब जब उस सरकार को एमपी का सपोर्ट होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट होगा। कहने का मतलब यह है जैसे अभी आपने 2024 के ये इलेक्शंस देखे लोकसभा के, इसमें यहाँ पर 240 सीटें बीजेपी को गई और इन्होंने यहाँ पर एलजेपी और साथ ही साथ में टीडीपी ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, है ना। फिर सरकार बनने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टीज़ बैठी हैं, उनके पास में सीट्स आई हैं। जैसे कांग्रेस के पास में 99 सीट्स हैं, वैसे अलग अलग पार्टीज़ के पास में कुछ सीट्स आई। उन्होंने अपना खुद का अलायंस बना लिया। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, उनके एमपीज़ का प्रॉपर तरीके से सपोर्ट है यहाँ पर अपने लीडर को, तो वो यहाँ पे मोशन में रहेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस में रहने वाले हैं, सरकार को सत्ता को चलाने वाले हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है। नो कॉन्फिडेंस की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंदर में बोली गई है। ये बोलता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सरकार के जो अलग अलग मंत्री हैं दोस्तों, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स दी लोकसभा, है ना। लोकसभा में एक अहम रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अब क्या होता है कि लोकसभा के भी रूल्स अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, एक प्रोसीजर होता है जो यहाँ पे फॉलो करना होता है। ये जो मोशन नो कॉन्फिडेंस इनकी जो बात होती है ना, ये लोकसभा के रूल नंबर 198 में मेंशन्ड है। क्लियर हो गया। जैसे आप देख पाएंगे आर्टिकल 75 क्लॉज 3 यहाँ पे क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स दी लोकसभा। ये नहीं बोलता है कि कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारा संविधान बात नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन्ड है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में से कोई भी चीज़ें दोस्तों मेंशन नहीं है। ये लोकसभा के नियम के हिसाब से हो रहा है ना। सवाल यह है कि मान लो अगर किसी की सरकार को दिख रहा है कि मतलब ओपोजिशन पार्टीज़ को भी लग रहा है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं है एमपीज़ का, तो बताइए क्या करें। तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। कौन ला सकता है? लोकसभा का कोई भी पर्टिकुलर मेंबर। ध्यान रखें लोकसभा में इतने सारे मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर यहाँ पर इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकता है।
लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को 50 उसके कलीग्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट है तब यहाँ पे वो मोशन लाया जाएगा हमारे सदन के अंदर में। फिर उसके बाद इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, ध्यान रखिए ये लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में इसको मूव नहीं किया जाता। नाउ क्वेश्चन ये है कि ठीक है अब मोशन आ गया तो अब क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके ऊपर डिबेट होगी और वोटिंग होगी। अब ये मोशन जो है मूव कर दिया गया एक मेंबर के थ्रू जिन्होंने सबमिट किया। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उस मोशन को लेकर रिस्पॉन्ड करे कि भाई आप जो मोशन लाए हैं गलत है, अभी भी मुझे सपोर्ट है पूरा। तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ होती हैं दोस्तों, इनके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस मोशन के ऊपर में बोल सकें, स्पीक कर सकें। फिर एक डिबेट होती है, डिबेट के बाद में लोकसभा के अंदर में वोटिंग होगी। फिर वोटिंग के बेसिस पर यहाँ पे देखा जाएगा कि भैया कौन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में है, सपोर्ट में है, कौन किसके अगेंस्ट में है। अगर मान लो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में आ गए तो ये मोशन पास हो जाएगा। और अगर ये मोशन पास हो गया इसका मतलब यह है कि भाई सरकार को सपोर्ट ही नहीं है किसी का, क्योंकि ये पास हो रहा है मोशन। और अगर ये मोशन पास हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो गिर जाएगी, यानी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसको पास करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हाउस के मैजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, बहुत मुश्किल होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाना, क्योंकि उस हाउस में अगर मान लो 543 मेंबर हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यहाँ पर इसमें फेवर में होना चाहिए, हाँ भरनी चाहिए। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, सरकार को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट ही ना मिला तो सिंपल सी बात, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो सरकार जीत गई वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। सरकार ऐसी चलने वाली है जैसे चल रही है, वो पावर में रहेगी। तो आपके दिमाग में एक और क्यूरोसिटी आ रही होगी कि भाई क्या कभी ऐसा हुआ है, ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशंस इतिहास में पास हुए हैं या कितनी बार हुए हैं। तो दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ है, ध्यान रखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगभग 27 बार 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशंस को लोकसभा में लाया गया है। जो पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था यहाँ पे वो वाला मोशन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट में लेकर आया गया था। ठीक है, लोकसभा के अंदर लगभग अगस्त 1963 में। फिलहाल ये जो मोशन है इसमें केवल 62 लोग ही फेवर में थे, बाकी 347 अगेंस्ट में थे, यानी कि जो सरकार थी वो एज इट इज़ चलती रही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास में पावर बनी रही उस समय पर। क्लियर हो गया। तो ये पहला था। और आखिरी कब लाया गया, तो लास्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये 2018 में एनडीए सरकार के अगेंस्ट में लेकर आया गया था। समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होते हैं। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में ये प्रोसेस आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आर्टिकल से। तो ये बैकग्राउंड डेटा पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। केवल आर्टिकल पढ़ के आप चले जाओगे और ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प नहीं मिलने वाली। न्यूज़पेपर सब पढ़ लेते हैं, उसके पीछे के कुछ डेटा होता है, रिसर्च करनी पड़ती है, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ये आपके सामने वीडियो जो आता है ना, आपको आसान लगने लगता है कि आर्टिकल पढ़ा, उसके पीछे का पॉलिटी का हमने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, ये साथ साथ क्लियर हो गया, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। तो इसके पीछे थोड़ी मेहनत होती है, 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं वीडियो को रेडी करने में। उसके बाद रिकॉर्ड होता है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। तो वही कह रहा था मैं स्टार्टिंग में कि आपका टाइम यहाँ पे बच जाता है। नाउ आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों आपके सामने नजर आएगा, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। जैसा आप देख पाओगे कई बार जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी बीमारी है अक्सर न्यूज़ में बनी रहती है। शायद अभी हमने 3 या 4 अगस्त को डिस्कस किया था, वापस से आज 10 अगस्त में चर्चाओं में आ चुका है। तो बेसिक चीज़ जाननी तो ज़रूरी है यार। उससे पहले आर्टिकल क्या बोलता है ये जान लो। इंडिया बेसिकली एक नए ट्रीटमेंट को लेकर आ रहा है, स्पेशली टीबी वाली बीमारी से लड़ने के लिए। अब देखिए जो टीबी की बीमारी होती है ना, इसमें एक कंडीशन होती है बहुत ही भयंकर वाली, जिसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उसने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेते लेते उस दवाइयों का मिसयूज़ कर लिया, गलत उपयोग की वजह से उस इंसान के अंदर में जो टीबी है ना वो ड्रग रेजिस्टेंट बन गया। यानी अब दवाइयाँ खाओगे तब भी वो बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक है, दवाइयाँ कितनी भी खा लो आप, वो ठीक नहीं होने वाली, उसको और ज़्यादा पावर मिल रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों फिर निश्चित रूप से एक मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ऐसी टीबी को टैकल करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी के लिए ये नया ट्रीटमेंट प्रपोज किया गया है, लाया गया है, और इस ट्रीटमेंट को नाम दिया गया है BPAL रेजिमेन। ध्यान रखिएगा। अब BPAL रेजिमेन का मेन काम क्या है, उसी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस से लड़ना। इसके यहाँ पर 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे गए हैं, आपके सामने है 1 2 3 4 5। चलिए मैं आपको इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से सिंपल शब्दों में बताता हूँ। ये जो BPAL रेजिमेन शुरू किया गया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन। इसमें जैसे कि होगा बेडिक्विलिन होगी,
उसके अलावा प्रीटोमैनिड होगी, देन उसके बाद में लेनजोलिड होगी। तो यहाँ पर बेडाक्विलिन बी हो गई, पी ए मतलब प्रीटेमोनिड हो गई, और लेनोजोलिड मतलब एल हो गया। इस वजह से बोला गया BPAL। तो BPAL में खुद 3 दवाइयों के नाम छिपे हुए हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा एक टीबी के मरीज़ को, स्पेशली वो मरीज़ जिसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन चुका है। क्लियर हो गया? तो ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, अगर ये वाला ट्रीटमेंट देंगे तो इससे समय और कम लगेगा, लगभग 6 महीने लगने वाले हैं। पहले 18 से 24 महीने लगा करते थे इसको ठीक करने में। फिर इसमें मेंशन ये भी किया गया है कि ये जो ट्रीटमेंट है काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए और पेशेंट्स के लिए भी। ये जो नया पूरा दवाइयों का ग्रुप बनाया गया है, ये एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। स्पेशली पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन के अंदर भी यहाँ पर इनको टेस्ट किया गया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। और जो पुराना वाला यहाँ पर इस तरीके का हमने रेजिमेंट बनाया था, पुराना वाला यहाँ पर कुछ दवाइयों का कंपाइलेशन जो तैयार किया था, उसमें 14 अलग अलग दवाइयाँ थीं दोस्तों, जबकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स था। ये BPAL इसमें केवल 3 दवाइयाँ लेकर आई गई हैं और इन 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन सही तरीके से दिया जाएगा तो जो हमारे पेशेंट हैं टीबी के अंदर में, वो आराम से ठीक हो सकेंगे और 18 से 24 महीने भी नहीं लगेंगे, कम समय में यहाँ पर उनको ठीक किया जा सकेगा। तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। समझ गए? अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है तोड़कर BPAL वगैरह ये सब क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस क्या है, जिसको हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार इतनी गंभीर बीमारी है ये, क्या है आइए बताता हूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये पर्टिकुलर बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मेन कारण है। यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है। और ध्यान रखिए, कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे भी आई, यानी कि इस माइकोबैक्टीरिया में कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसकी वजह से टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी बीमारियां भी इंसानों में फैलती हैं। और इंसानों की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में जो टीबी है ये मोस्टली यहाँ पे लंग्स को अफेक्ट करता नहीं, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फेफड़ों के साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ना ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसको लेकर रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। टीबी 2 तरीके से हैं, एक है आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी और एक है पल्मोनरी टीबी। आपसे मान लो सामने कोई व्यक्ति है, वो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपने टीबी के बारे में पढ़ा है, रिसेंट केसेस नज़र आए हैं या कुछ दवाइयाँ लाई गई हैं, आप बताइए एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता नहीं होगा तो क्या जवाब दोगे? आपको तो बस कितना पता है यार, फेफड़े की संबंधित बीमारी है ये वो, बस इतना पता है, तो उससे काम नहीं होगा। देखो, होता यह है कि टीबी जो है मोस्टली हमारे फेफड़ों को तो अफेक्ट करती है, लेकिन जब केवल और केवल फेफड़ों को अफेक्ट करे तो वो आपका पल्मोनरी टीबी कहलाएगा। और फेफड़ों के साथ जब आपके एक्स्ट्रा ऑर्गन्स यानी दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगे तब वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाएगा। बस ये सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस है। अब बात आती है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी है। इसका एग्जिस्टेंस बताया गया है कि इजिप्ट में देखने को मिला लगभग 3000 BC के समय पर। तो बहुत पुरानी बीमारी। अच्छी बात है कि इसको ठीक किया जा सकता है, क्यूरेबल डिजीज़ है। लेकिन एक और बुरी बात है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत खतरनाक है, यानी कि एक इंसान को अगर टीबी की बीमारी है तो ये बीमारी तेज़ी से एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति में फैल सकती है। टीबी यहाँ पर स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, स्पेशली एयर के माध्यम से। मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को है ये टीबी, उसको टीबी का कफ हो रहा है, वो छींक दे, थूक दे कहीं पर, तो उसके जो जर्म्स हैं, उसकी छींक से जो जर्म्स निकले हैं बाहर, वो हमारे हवा में सस्पेंड हो जाएंगे। और उन्हीं जर्म्स के कांटेक्ट में अगर दूसरा पर्सन आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है वही पर्टिकुलर डिजीज़ दूसरे इंसान के अंदर में फैलनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। बाकी इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अगर ये बीमारी हो जाए तो कुछ लक्षण आपको नज़र आएंगे। लक्षण में जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कफ होने लगेगा, चेस्ट में पेन होता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, बुखार होता है, रात में पसीने आते हैं। इस तरीके के लक्षण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। फाइनली आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे न्यूज़पेपर में चारों के चारों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट, तो आज हम चारों एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, सभी चीज़ रेलिवेंट है। देखो, मुझसे कई सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, सर आप यहाँ पर बहुत कम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं या एक आध डिस्कस कर लेते हैं कभी। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न होता है यार। देखो, एडिटोरियल में आपने ध्यान रखना होता है कि जो इंसान एडिटोरियल लिख रहा है, एडिटोरियल का मतलब क्या होता है, एक राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ व्यक्त कर रहा है, उसी को बोलते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं चलेगा, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, उसके आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप एज अ फैक्चुअल डेटा एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, आप देख पा रहे होंगे कहीं पर, तो सीधा वो पॉलिटिक्स खेलते हैं कि भाई कोई इसके बारे में बोल रहा है, कोई उसके बारे में बोल रहा है, वो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, और आपके आइडियोलॉजी के ऊपर भी बुरा असर डालेगा। तो आपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर न्यूट्रल रहना है, मैंने वैसे आपकी कुछ भी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ऐसे आर्टिकल से आपको बचाऊँ और ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालूँ, और इसलिए यहाँ पे दोस्तों वो एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ या वो आर्टिकल कवर करने चाहिए आपको भी कि भाई वो आपके एग्ज़ाम में सीधा हेल्प करे, ना कि केवल यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स के पर्पज़ से एंटरटेन करे। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे राइटर ने ये वाला आर्टिकल लिखा है फैक्चुअल बेसिस पे, बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक बड़ा इशू है करंट समय पर जो रेफ्यूजीज़ का इशू है, अभी बांग्लादेश से भी कई सारे लोग आ रहे थे, तो ऐसा मुद्दा यहाँ पर बहुत आता है एग्जाम में। रेफ्यूजीज़ करंट समय पर क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं, समझाऊंगा बहुत डिटेल से, डोंट वरी। अब जैसे दूसरा एडिटोरियल आज भी काम का है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में। वैसे सेंसस के बारे में कई बार बहुत सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो 2021 के सेंसस में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं वो यहाँ पर बताया गया है, समझाऊंगा क्या है सेंसस को लेकर, फैक्चुअल डेटा समझेंगे, इतिहास क्या है, करंट समय पर सिनेरियो क्या है, और फ्यूचर में कैसे सेंसस आएगा, जनगणना आएगी। फिर इसके बराबर में ही एक और एडिटोरियल है जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कशन करता है। जैसे कल हमने देखा कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है दोस्तों 6.5% रखा है जैसा पहला था, तो नवी बार सेम टू सेम रखा गया है ये रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो एक अच्छा आर्टिकल है ये भी, सीधा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। फिर चौथा एडिटोरियल बात करता है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में, ठीक है, कि करंट समय पर बांग्लादेश में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, इस वजह से जो इंतरिम सरकार बनी है उस सरकार को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर जो भी वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो भी यहाँ पर हिंसा हो रही है उसको ख़त्म करना होगा, वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसी एडिटोरियल से शुरुआत करने वाले हैं। इस एडिटोरियल के कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स, भारत बांग्लादेश के रिलेशंस, इनके संबंध में जो आँच आई है उससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। वो सब चीज़ें अलग से नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी जो मैप है वो दिखा ही चुका हूँ, है ना, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर दिखा चुका हूँ, 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, वो डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे हमने देखा, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया। वो देश छोड़कर भाग गई और इंडिया में आकर शरण लिया। अब दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है, इनकी जो स्थिरता है उसके ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। क्या स्थिरता बनी रहेगी या कुछ असर, बुरा असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो करंट सिचुएशन है वो गंभीर है। प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट यहाँ पे नज़र आया, ठीक है, प्रोटेस्ट की आग में बांग्लादेश उबल रहा है। इसके बेसिस पे ये जो प्रोटेस्ट है इसकी शुरुआत हुई थी जॉब कोटा की वजह से, यानी जॉब में जो रिजर्वेशन दे रही है सरकार, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ कि भाई लोग चाहते थे ये रिजर्वेशन हटाया जाए, है ना। लेकिन यहीं पर ओपोजिशन पार्टीज़ या दूसरी जो पॉलिटिकल और भी बॉडीज़ थी, उन सब ने यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया और इस प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का रूप दे दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में एक अनरेस्ट देखने को मिला और बड़े बड़े सीन नज़र आए, जहाँ पर शेख हसीना को यहाँ पे ये छोड़कर देश निकलना पड़ा। दूसरा जो यहाँ पर बांग्लादेश में दिक्कत आपको नज़र आएगी करंट सिचुएशन में, वो है यहाँ के इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। वैसे अगर आप शेख हसीना का पूरा टेन्योर देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इकोनॉमी को रिकवरी करने में काफ़ी हेल्प की है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से यहाँ पे महंगाई और लगातार करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी, ये यहाँ पर बताया गया। फिर तीसरा यहाँ पे जो क्राइसिस है वो है पॉलिटिकल लैंडस्केप। बांग्लादेश की जो आर्मी है दोस्तों वो तैयार है इंतरिम सरकार बनाने के लिए, वैसे सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनुस लीड करेंगे, तीसरी बार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय पर बार बार इसकी चर्चाएँ होंगी। अब हुआ यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बांग्लादेश में जो सेक्युलर गवर्नेंस चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में केवल मुस्लिम्स नहीं, वैसे मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके अलावा 7 to 8% के आसपास हिंदूज़ भी हैं, 1,31,00,000 के आसपास, उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, है ना, बुद्धिस्ट हैं, तो इस तरीके के दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सेकुलर गवर्नेंस चल रहा था, लेकिन क्या अब रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स का रिटर्न हो रहा है? क्या वो अपनी तरीके से चीज़ों को डील करेंगे? क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से हमने देखा माइनॉरिटीज़ पर अटैक हुआ, उसको देखते हुए बताया जा रहा है। फिर बात है डिसरप्शन इन एक्सपोर्ट फ्लो, कहने का मतलब है बांग्लादेश
की जो इकॉनमी है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर में। कपड़ा उद्योग से ही दोस्तों इनका काम चलता है। बहुत सारा टेक्सटाइल ये एक्सपोर्ट करते हैं, उससे यहाँ पर इनकी इकॉनमी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ग्रो भी हुई। लेकिन करंट समय पर बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। ये जितने भी प्रोटेस्ट, जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये भयंकर रूप ले लिया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बना। इससे डेफिनेटली बांग्लादेश की इकॉनमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस देश की $45 बिलियन का जो एक गारमेंट सेक्टर है दोस्तों, जिसमें 4 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट होता है सामान दुनिया भर में, उसका 85% केवल और केवल कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं ये। और अब इस इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट शेयर यूरोपियन यूनियन में है, यूके में है, यूएस में है, तो यहाँ का मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। लेकिन अब जितने भी लोग खरीदने वाले हैं वो अपने सप्लाई को बदल रहे हैं। भारत के पास में एक बढ़िया मौका है, और मैं आपको बताऊं, भारत का कपड़े का व्यापार बढ़ने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का मार्केट हिट किया, बांग्लादेश के कई सारे मार्केट्स भारत शिफ्ट होंगे, तो भारत से डिमांड यहाँ पे लगातार इंक्रीज होगी। जैसा मैंने बोला, इसका जो ऑर्डर का शिफ्ट है वो इंडिया में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के पास में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एस्टिमेशन यह है कि भारत को आने वाले समय पर 300 से लेकर $400 बिलियन मंथली बेसिस पर एक बड़ी जनरेशन नज़र आएगी। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा इशू बांग्लादेश में हुआ है, समझ गए, जिसका फ़ायदा अभी इंडिया को इस बेसिस पे मिलेगा। दूसरी चीज़, व्यापार में तो हमने देख लिया, लेकिन व्यापार में भारत को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखेंगे तो इससे भारत के ऊपर में बुरा असर पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि करेंट समय पर शेख हसीना की जो सरकार पहले हुआ करती थी, उनके साथ में भारत के रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि शेख हसीना भी फोकस करती थी आतंकवाद को काउंटर करने के लिए। उसके अलावा जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको मजबूत करने के ऊपर आपने देखा होगा कई सारे विजिट भी हुई हैं। कभी ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट नहीं आए जैसा स्टेटमेंट पिछले 2-3 दिनों में आ गए, है ना। तो इस वजह से रिलेशन काफ़ी मजबूत थे। अब क्या हुआ, हसीना की लीडरशिप ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर बार बार हमारे ऊपर यही फोकस रहेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखा जाए। दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड अगर आप देख पाएंगे, व्यापार 2023-24 में $13 बिलियन का हो गया था। अभी व्यापार रुका हुआ है, ट्रेन वगैरह सब सस्पेंड कर दी गई हैं जुलाई तक, तो इसका भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा सिनेरियो जो भारत को अफेक्ट करेगा वो है वेस्टर्न स्क्रूटिनी। कहने का मतलब है, जो सरकार गिरी है बांग्लादेश के अंदर में, इसके पीछे का एक रीज़न बताया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का यहाँ पर एक फोर्स। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये प्रोटेस्ट की जो शुरुआत है ये तब से हो चुकी थी जब बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन हुए। अभी 2024 में ही बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे, दोबारा शेख हसीना आई, और जैसे यहाँ पर इलेक्शन होकर शेख हसीना आई, यूएस की रिपोर्ट आ गई। यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया। यूएस यहाँ पे बोलता है कि शेख हसीना की जो प्रैक्टिस अपनाई है इलेक्शन में वो अनडेमोक्रेटिक है। इस बेसिस पे ही यहाँ पर प्रोटेस्ट ने रूप लेना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे करंट समय पर क्या चल रहा है वो हम आप सब सामने देख ही रहे हैं। फिर दूसरी दिक्कत ये भी है, शेख हसीना से बहुत चिढ़ है करंट समय पर, बहुत हेट है शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के अंदर में। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर शेख हसीना को करंट समय पर रख रखा है एज अ रेफ्यूजी। तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं, जो भारत को यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत शेख हसीना के प्रति ज़्यादा यहाँ पर एक रिलेशन व्यक्त कर रहा है, तो इससे बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशन है वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन ये है, हमें इतना स्पेशल फोकस करने की क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, और हमारे लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है उसके लिए। हम एक बहुत लंबा चौड़ा बाउंड्री शेयर करते हैं, है ना। एक अगर आप कह सकते हैं रिलेशन मेंटेन नहीं रहेंगे तो इससे यहाँ पर टेररिज्म वगैरह जैसी चीज़ें काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि वो भी और हम भी बॉर्डर पर जो टेररिज्म है इसको रोक सकें, बॉर्डर सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ा सकें, ताकि यहाँ पर दोनों देशों में शांति बनाई जाए, रखी जा सके। फिर दूसरी तरफ दोस्तों, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साउथ एशिया के अंदर में, जहाँ पे कई सारे प्रकार के व्यापार दोनों देश करते थे। फिर उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़, जैसे बिम्स्टेक नाम का ग्रुप आपने सुना होगा, सार्क का नाम सुना होगा, ऐसे ग्रुप के अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे, मिलके दोनों साथ में काम किया करते थे। बट आज ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है। तो आप सोच रहे होंगे भाई नई सरकार आएगी तो सही, तो क्या दिक्कत है, रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि जो नई सरकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्या उसके साथ में हम उसी तरीके से रिलेशन बना पाएंगे जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय पर थे?
तो उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनसर्टेन है यहाँ पर। मान लीजिए अगर नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है, नई सरकार अगर भारत के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली ना हुई तो, जैसा यहाँ पे हमने देखा भी है अभी आजकल कुछ लीडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं बीएनपी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, उनके स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। और बीएनपी पार्टी प्रो पाकिस्तान है ना। अब पता नहीं पावर में, वैसे इलेक्शन कब होंगे ये भी नहीं पता, ये तो इंतरिम सरकार चल रही है, इलेक्शन कब होंगे ये भी नहीं पता, कौन सी पार्टी पावर में आएगी कुछ नहीं पता। अभी समझ लो यहाँ पर मिलिट्री है और एक दो लीडर हैं जिसके बेसिस पे बांग्लादेश रन करेगा। तो कहने का मतलब है आने वाले समय पर अगर कोई गवर्नमेंट बनती है वो भारत के प्रति फ्रेंडली नहीं हुई तो इससे यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी ऑलरेडी रिस्क फेस कर रहा है और आगे भी रिस्क फेस करेगा बहुत भयंकर तरीके से अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें हिंदू रेफ्यूजीज़ का यहाँ पर मुद्दा उठाना होगा। फिर बात है यहाँ पर रीजनल जियोपॉलिटिक्स। अगर बांग्लादेश में कोई भी अस्थिरता बनती है तो चाइना के लिए बड़ा अवसर बनेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ, चाइना ने बड़ा अवसर ढूंढ के यहाँ पर सीधा उसके ऊपर में छक्का मारा। वैसे ही यहाँ पे मालदीव्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। करंट समय पर ऐसा ही यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में भी है। कुछ भी हुआ, बांग्लादेश के भारत के साथ में संबंध खराब होंगे, चाइना बड़ा ऑफर देगा बांग्लादेश के अंदर पैर पसारने के लिए और बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट भी करेगा क्योंकि इनकी इकॉनमी बुरी तरह से हिट करने वाली है। तो इंडिया को यहाँ पे सतर्क रहना होगा। अगर चाइना बहुत अच्छी शानदार डील्स देता है बांग्लादेश की नई सरकार को तो हमें उसको टैकल करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जैसा श्रीलंका, जैसा मालदीव्स के साथ में हुआ वही सिनेरियो हमारे साथ भी होगा। और करंट समय पर तो यही हो गया है कि हमारे आस पड़ोसी देश, जितने भी देश हैं दोस्तों, सबसे संबंध खराब हैं, टेंशन्स पे टेंशन्स बढ़ रही हैं। जैसे म्यांमार ऑलरेडी यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, म्यांमार में नेपाल के साथ में रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, तालिबान अफगानिस्तान में आ चुका है, मालदीव संबंध खराब हो चुके हैं, अब बांग्लादेश भी ऐसे ही है दोस्तों। बाकी पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशन कैसे हैं वो आपको पता ही है। सभी कंट्रीज़ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है स्पेशली, वो करंट समय पर भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनकर बैठ गई हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, एक और असर पड़ेगा, असर ये पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टमेंट। भाई भारत ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बांग्लादेश में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रेडिट सपोर्ट दिया हुआ है। कई सारी जो बांग्लादेश, जैसे मैंने बोला ना, सबसे ज़्यादा कपड़े का यहाँ पे व्यापार होता है, कपड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनकी कंपनीज़ हैं उसको लेकर, तो 25% टेक्सटाइल यूनिट्स दोस्तों केवल इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे ओन करती हैं। तो ये सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर बांग्लादेश की इकॉनमी के ऊपर असर पड़ता है तो फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी कंसर्न। जैसे मैंने बोला बॉर्डर पर अभी काफ़ी सारे लोग पहुँच रहे हैं, उसके साथ साथ भारत ने ऑलरेडी $8 बिलियन का क्रेडिट सपोर्ट उधार दिया हुआ है 2016 से अभी तक, ताकि भारत और बांग्लादेश को रोड, रेल और बाकी पोर्ट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जोड़ा जा सके। यहीं पर एक रेलवे लाइन है अखौरा अगरतला रेल लिंक, जिसके बारे में आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये रेल लिंक है, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया गया है, आपस में जोड़ने की बात की गई है। तो इससे प्रॉब्लम आएगी दोस्तों आने वाले समय पर, अगर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आती है ऐसी जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करेगी। समझ गए? नाउ अब एट द लास्ट क्वेश्चन ये है, तो सर हम कर क्या सकते हैं, कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए ताकि इसका असर भारत पे गलत तरीके से ना पड़े। तो उसके लिए राइटर बोलते हैं कि हमें एक नया अलायंस बनाने की ज़रूरत है। इंडिया एक ग्रुप बनाए, पहले तो अच्छे से मॉनिटर करे बांग्लादेश में चल क्या रहा है। हम यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, वेट एंड वॉच की, देखते रहो चल क्या रहा है, क्या करते हैं ये, किस तरीके से यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल बनाते हैं। जैसा भी होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। अगर सरकार वहाँ की बनती है, इंतरिम गवर्नमेंट आती है, भारत के साथ अच्छे रिलेशन दिखाना चाहती है तो ठीक है, वरना जैसा वो करेंगे उसके हिसाब से हमें टैकल करने की ज़रूरत है। दूसरा हम कदम उठा सकते हैं सिक्योरिटी मेजर को बढ़ाना। कुछ भी हो, सरकार कोई सी भी आए, अभी बॉर्डर पर हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है दोस्तों। तीसरा, यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बना सकते हैं। एक डिजिटल कनेक्टिविटी करी जा सकती है जहाँ पे हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, वहीं पर टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करेंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं ना है तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल मैनेवरिंग, कहने का मतलब है भारत को, जैसे पाकिस्तान, चाइना लगातार यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में जो हुआ है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसको रोकना होगा, और अगर हम अकेले नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल पार्टनर्स इकट्ठे करने होंगे, जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस, ये सब साथ में मिलकर आकर इस रिस्क को काउंटर कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ेंगी। भारत
गल्फ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर काम कर सकता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ में मिलकर काम कर सकता है ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए, वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। तो ये काम किया जा सकता है, ये अप्रोच हो सकती है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो चलिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपने समझी हैं उसको लेकर आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। यहाँ पे केवल बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है, भारत के आसपास जितने भी देश हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कोई कह सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो उसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, ये बताना है ना। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस बताने हैं जो रीसेंट बांग्लादेश के अंदर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है, उससे क्या क्या हमारे चुनौतियाँ आएंगी वो आपने बताना है। ठीक है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो भारत के पड़ोसी देश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता के क्या परिणाम हो रहे हैं, बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अस्थिरता के आलोक में चुनौतियों का मूल्यांकन करें। और आंसर लिखने के बाद मैं कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करेंगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे अगला जो एडिटोरियल है, यहाँ पे राइटर बात करते हैं सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में। तो सेंसस में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, अभी लेटेस्ट वाले सेंसस में डिजिटाइजेशन वगैरह की ज़रूरत है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको लेकर मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ में समझाने वाला हूँ। इस आर्टिकल से हटकर भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस इस न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों को कंपाइल करके एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं डिस्कशन पे। तो दोस्तों वैसे तो आपको पहले मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, एक रिवीजन भी यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। जब बात करते हैं सेंसस की तो ये क्या है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं हिंदी में जनगणना, यानी पॉपुलेशन जो है उसकी गिनती करना। ठीक है, कितनी आबादी है, इसी को जनगणना बोला जाता है। क्वेश्चन यह है कि जनगणना कौन कंडक्ट करता है। देखिए, अगर हम देश की आज़ादी की बात करें, 1949 के बाद बात करें, वैसे तो देश की आज़ादी 1947 में हो चुकी थी, लेकिन 2 साल बाद और अगर हम लें तो 1949 के बाद की बात अगर हम देखते हैं तो ये जनगणना रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे कंडक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए जितनी भी जो जनगणना है वो 1951 से लगातार कंडक्ट होने लगी और जनगणना हर 10 साल में होती है। लेकिन जो आखिरी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो आज हम जनगणना का कोई भी डेटा लेते हैं तो 2011 का ही डेटा आज के समय पर यूज़ करते हैं। कहोगे ऐसा क्यों, अभी तो आपने बोला हर 10 साल में होती है, तो 2011 मतलब 2021 में दूसरी जनगणना हो जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों वो 2021 में हो नहीं पाई क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया। उसके बाद धीरे पे डिले होता रहा और आज 2024 भी ख़त्म होने पे आ रहा है, मतलब 6 महीने तो ऑलरेडी निकल ही चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नए जनगणना की मांग यहाँ पर है, तैयारी की जा रही है। जो आखिरी जनगणना था 2011 वाला, ये हमारा 15वां नेशनल सेंसस था देश का 1872 के बाद से, ध्यान रखिए। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि जो जनगणना आ रही है ये देश की आज़ादी से पहले से ही आ रही है, देश की आज़ादी के बाद भी आनी शुरू हुई। तो अगर देश की आज़ादी से पहले बात करेंगे तो 1872 से अभी तक का 15वां जो नेशनल सेंसस था वो था 2011 वाला। लेकिन देश की आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करेंगे तो देश की आज़ादी के बाद दोस्तों ये 7वां सेंसस था, ध्यान रखिए 7वां जनगणना थी। अब जनगणना का जो जिक्र है वो केवल करंट समय पर नहीं, इतिहास में भी कई सारी जगह पर देखने को मिला है। हमारे एंशिएंट और मिडेवल इंडिया में भी देखने को मिला है। सबसे पहले जो अर्लीस्ट लिटरेचर आपको नजर आएगा, ऋग्वेदा वगैरह, यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन काउंटिंग जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंटेन की गई थी 800 से लेकर 600 बीसी के समय पर। तो जनगणना का कॉन्सेप्ट दोस्तों कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। उसके अलावा जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के थ्रू लिखी गई थी 3rd सेंचुरी बीसी में, यहाँ पर भी दोस्तों जनगणना का कुछ बातचीत हुई भी है, कुछ मेथड्स बताए गए हैं पॉपुलेशन की काउंटिंग को लेकर। उसके अलावा मुग़ल किंग अकबर की जब बात आती है तो अकबर के शासन के समय पर भी एक रिपोर्ट है N.A. एक्बरी नाम की, तो उस रिपोर्ट के अंदर भी दोस्तों पॉपुलेशन काउंटिंग की बात की गई है।
तो जनगणना वही बताया गया, एंशेंट और मेडिवल्स के समय का यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स था हमारा, मॉडर्न टाइम में जो सबसे पहला कंप्लीट जनगणना बनी दोस्तों भारत के अंदर में, वो 1830 में की गई थी। और जो 1830 में जनगणना हुई कंप्लीट वाली, वो हेनरी वॉल्टर ने की थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। जो दूसरी जनगणना कंडक्ट की गई वो 1836 से लेकर 1837 के बीच में की गई। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ने की थी। ये जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये सब सरकारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। वहीं से दोस्तों ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब जितनी भी जनगणना हुई हैं दोस्तों, वैसे अगर आप देख पाएंगे तो दो प्रकार से जनगणना को देखा जाता है। एक होती है नॉन सिंक्रोनस और एक होती है सिंक्रोनस। नॉन सिंक्रोनस वाली जनगणना मतलब कुछ हिस्सों में की जाती है, देश के एक छोटे छोटे हिस्सों में अलग से कर ली जाती है। सिंक्रोनस यानी कि कंप्लीट पॉपुलेशन की एक बार की जाती है। तो जो पहली कंप्लीट जनगणना हुई थी, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, यानी पूरे देश के स्तर पे जो पहला जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था बाय WC प्लॉडन। उस समय के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पर ये हुआ करते थे। इस वाली जनगणना में मेन फोकस किया गया था देश के कंप्लीट कवरेज के ऊपर में। तब से जनगणना दोस्तों हर 10 साल में होने लगी। अभी 2021 में जनगणना होनी थी बट हो नहीं पाई। अभी कुछ नई चीज़ें भी लाई जाएंगी। नई जनगणना जब भी आएगी, देखते हैं कब करते हैं। तो पहली बार यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्ट किया जाएगा डिजिटली। उसके अलावा जो नई जनगणना आने वाली दोस्तों, ये 18 भाषाओं में कंडक्ट की जाएगी। जो हमारे संविधान के अंदर में 22 अलग अलग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं ना, 8वें शेड्यूल के अंदर में, तो उसमें से 18 भाषाओं में दोस्तों यहाँ पर ये जनगणना होगी। जो पहले वाली हुई थी वो 16 भाषाओं में हुई थी। उसके अलावा अब की बार जनगणना के अंदर में एक थर्ड जेंडर यानी अदर कैटेगरी जो थी, उसको यहाँ पर चेंज करके थर्ड जेंडर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद पहली बार यहाँ पे ऐसा भी होगा कि जो डेटा है उसको हम मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन डिजिटली बेसिस पे भी यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बाकी दोस्तों जनगणना में कई बार समस्याएं भी होती हैं। जैसे 2011 वाली जो जनगणना है उसका डेटा अभी तक मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो हमें यहाँ पर वैसी चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करने की ज़रूरत है, वो राइटर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आते हैं ना दोस्तों। अब जो तीसरा एडिटोरियल है यहाँ पर, ये आरुषि मलिक ने लिखा है। ये बात करते हैं रेफ्यूजी राइट्स के बारे में। पहले ये समझो रेफ्यूजी क्या होता है। रेफ्यूजी बेसिकली उसको बोलते हैं जो अपने देश में से निकल कर आया है दूसरे देश में शरण लेने के लिए, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया है। मान लो यहाँ पर उस देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, वॉर हुआ है, उसके से उनको छोड़ के निकलना पड़ा। तो दूसरे देश में वो एज अ रेफ्यूजी जाते हैं, शरण लेने के लिए जाते हैं। तो ये रेफ्यूजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब राइटर रेफ्यूजी के हकों के बारे में बात करते हैं कि इनके हकों की सुरक्षा सही से नहीं हो पा रही है। राइटर का कहना यह है कि कई बार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, वायलेंस देखने को मिलेंगे, ह्यूमन राइट एब्यूजेस होते हैं, है ना। तो इस बेसिस पे मिलियंस ऑफ लोग दुनिया भर में अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब जब घर छोड़ते हैं तो उनको डिस्प्लेस पीपल बोल दिया जाता है। फिर ऐसे यहाँ पर एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ना, ये रेफ्यूजीज़ के राइट्स के बारे में, उनके हक के बारे में बात करती है। इस रिपोर्ट के डेटा के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2023 के अंत तक लगभग 11.73 करोड़, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में ज़बरदस्ती उनको कह सकते हैं ढकेला गया, अपने घरों से निकाला गया, अलग अलग कारण की वजह से। जैसे वॉयलेंस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हुए। फिर ऐसे यहाँ पे बोला गया इनमें से उन 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों में 3.76 करोड़ जो रेफ्यूजीज़ थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम को फेस किए। इजराइल हमास का युद्ध हुआ तो वहाँ से कई सारे रेफ्यूजीज़ निकल कर आए। यूक्रेन रशिया का वॉर यहाँ पर देखने को मिला। म्यांमार के अंदर रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये सब एज अ रेफ्यूजीज़ जगह जगह दूसरे देशों में भागने लगे शरण लेने के लिए, ताकि इस जीवन को व्यतीत कर सकें। फिर उसके बाद राइटर बोलती हैं कि उनके पास में कुछ डेटा है कि इन रेफ्यूजीज़ में ऑब्वियस सी बात है मैन भी हैं, यानी कि पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, वो सब घर छोड़ के निकल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी। राइटर का कहना यह है कि अगर आप देखते हैं, इंडिया भी हिस्टोरिकली एज अ रेफ्यूजी रिसीविंग नेशन के तौर पर देखने को मिला है। हमारे देश में कई सारे रेफ्यूजीज़ आज के समय पर रहते हैं। देश की आज़ादी के बाद से ही रेफ्यूजी आना शुरू हो गए। आज हम लोग लगभग दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अपने देश में रखे हुए हैं। जनवरी 31, 2022 तक अगर हम देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 46,000 के आसपास जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं भारत के UNHCR के साथ में, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ के साथ में। और इस रेफ्यूजी की जो पॉपुलेशन है इसमें से 46%, कितनी 46% के आसपास जो पॉपुलेशन है दोस्तों, उसमें महिलाएं हैं और गर्ल्स हैं।
महिलाएं और बच्चियां आपको देखने को मिलेंगी, और इस वजह से इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है, ये बताया गया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक और बॉडी है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है और ये बोला है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से लोगों को निकाला जाता है, उनमें सबसे बड़ी समस्याएं महिलाओं के साथ में होती हैं। उनको वेमेन फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों से गुजरना पड़ता है, दोनों ही हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रेफ्यूजी जो वेमेन होती हैं दोस्तों, कई सारे प्रकार के स्ट्रेस को झेल रही होती हैं, बच्चों का ध्यान रखना, परिवार को संभालना, कई बार वो इधर उधर निकल कर कैंप वगैरह बना लेते हैं, उस कैंप में रहने की दिक्कत, ज़िंदगी पूरी कठिनाइयों से भर जाती है, सेफ्टी नहीं है कोई लाइफ के अंदर में, कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहे हैं, कभी कभी जेंडर वायलेशंस होने लगते हैं, जो इंसान जो पुरुष उसके साथ में है वही उसके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। तो ये यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करती हैं कि ये सब कुछ दिक्कतें हैं जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रही हैं। और जो रेफ्यूजी वेमेन होती हैं, यहाँ पर जेंडर बेस्ड अब्यूज़ भी होता है। जो मेल हैं दोस्तों, वो यहाँ पर अपनी जो वाइफ वगैरह है, सब जो पूरा परिवार यहाँ पे छोड़ कर आया है कहीं से, तो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा होता है। ये दिक्कतें यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करती हैं। फिर इनका कहना यह है कि ये जो एक्सपोजर है, ये फिजिकल और सेक्सुअल वायलेशंस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहने का मतलब है जो महिलाएं हैं वो डिसऑर्डर और डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और डिसऑर्डर, इन सब जैसी चीज़ों से गुजर रही होती हैं। डिस्प्लेस्ड वीमेन जो हैं दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा पाया गया है डिप्रेशन, ठीक है। और पुरुषों में ये डिप्रेशन कम देखने को मिला है, लेकिन डिस्प्लेस्ड वीमेन के अंदर में सबसे ज़्यादा ये डिप्रेशन पाया गया है, वो राइटर एक्सप्लेन करती हैं। एक स्टडी हुई है डारफुर के अंदर। डारफुर बेसिकली सूडान में एक जगह है, वहाँ पे स्टडी की गई और बताया गया कि जो 72% डिस्प्लेस्ड महिलाएं थीं, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के डिस्ट्रेस से या ट्रॉमा से गुजर रही थी, क्योंकि वो कैंपों में रह रहे थे, कंडीशंस बहुत बुरी थी, उससे यहाँ पर स्ट्रेस से एक बहुत बड़ा ट्रॉमा जनरेट हो गया उनके दिमाग में। एविडेंसेस का कहना यहाँ पर यह है कि जो फीमेल रेफ्यूजीज़ हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस का। उनके मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। डिस्प्लेस वेमेन साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ के साथ में भी गुजर रही होती हैं। अकेले रहना, कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, फैमिली को यहाँ पर टैकल करना, बच्चों का ध्यान रखना, मैन को देखना, परिवार चलाना, वो भी ऐसे सिनेरियो में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फीमेल के लिए जनरेट होती है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। तो कहने का मतलब है जो रेफ्यूजी आज के समय पर रह रही हैं दोस्तों, वहाँ पर भी सिनेरियो यही है कि मेल जो है ज़्यादातर उनको डोमिनेट करते हैं। कई सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर उनके पास में रहती हैं, जिस वजह से मेंटल हेल्थ और बढ़ जाती है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे अगर कोई मेंटल हेल्थ वीमेन को हो रही है, उस मेंटल हेल्थ की जो सर्विस है दोस्तों, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको प्राप्त नहीं हो पाती। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी यहाँ पर कोई ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाता, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे उनको दिखाया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इलाज नहीं मिल पाता। तो राइटर वो मुद्दा उठाती हैं कि इनके पास में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, उन ऑप्शंस को टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई कह सकते हैं एजुकेशन इनके पास में, ना ही किसी चीज़ को लेकर अवेयरनेस है। इनके सपोर्ट में राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में भी इनको नहीं पता है। दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो कई सारे ग्रुप्स आते हैं जो इस प्रकार के वेमेन की या इस प्रकार के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी बात करते हैं, उनके साथ में अत्याचार ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी की बात की जाए, ऐसे मुद्दे को यहाँ पर उठाते हैं। इसी को देखते हुए भारत ने कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसको भी यहाँ पर साइन किया, जहाँ पे हम जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं बेसिकली उनको सपोर्ट देने की यहाँ पर बात की गई। लेकिन दोस्तों राइटर ने एक और चीज़ बात बोली है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई करंट समय पर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। भारत के अंदर में कई सारे रेफ्यूजीज़ तो हैं, लेकिन भारत उन रेफ्यूजीज़ की प्रोटेक्शन कह रहे उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगा। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जब भी बात होती है रेफ्यूजी की तो इनको लेकर एक बहुत बड़ी बॉडी आती है, 1951 का एक रेफ्यूजी कन्वेंशन है। इंडिया ने उस 1951 के कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, याद रखिएगा। फिर 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसको भी साइन नहीं किया है। तो इस बेसिस पे बार बार भारत बोलता है हम रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स आते हैं जहाँ पे बोला जाता है ह्यूमैनिटी के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट वैसे ही देखने को मिलेंगे, कई सारे रेफ्यूजीज़ हैं भारत के अंदर में। बट राइटर बोलती हैं कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ा सा उनके सपोर्ट के बेसिस पे भी काम करना होगा। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, कुछ अलग अलग जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे। उन प्रोग्राम्स में उनको कवर करना होगा।
ताकि कुछ बेनिफिट्स उनको मिल सकें, नहीं तो फिर ऐसे ही यहाँ पर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। राइटर बोलती हैं कि भाई हमें कंटिन्यू ये काम करना है और बेसिकली कई सारी महिलाएं जो अपनी सभी होप, सभी आशाएं छोड़ चुकी हैं, उनके सपोर्ट में आना है और जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं इनके हेल्थ कंडीशंस को लेकर काम करना है। इनको सपोर्ट नहीं मिलता है सरकारी अस्पताल के अंदर में, प्राइवेट हॉस्पिटल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे पॉलिसी की ज़रूरत होगी जहाँ पर इनकी हेल्थ की भी हम लोग बात कर सकें। क्लियर हो गया? आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ये भी समझ में आ चुका है। चलिए, तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन। सही तरीके से हर चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी, मज़ा आया होगा। चलिए आते हैं वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे है क्या दोस्तों? एक्यूमेन। ये जो वर्ड है इसका यूज़ करके आपने सेंटेंस बनाना है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। आपके अंदर एक क्षमता होती है कि आप तुरंत किसी भी चीज़ को जज कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को तुरंत समझ जाते हैं, शातिर हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उसके लिए एक्यूमेन का यूज़ किया जाता है, एक्यूमेन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो मतलब किसी भी स्थिति को तुरंत यहाँ पे समझ लेना, तुरंत यहाँ पे उसको भांप लेना, उसकी योग्यता आप में है तो आप एक्यूमेन है। तो इस वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, तभी आपका वोकैब इंप्रूव होगा। रोज़ आपको सेंटेंस मिल रहे हैं जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। एट द लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टार्टिंग में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कि जो अगरतला और अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट है इसका सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंस यही है कि ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है। अगरतला वर्ड आप सुन रहे होंगे, अगरतला बेसिकली यहाँ पर त्रिपुरा की कैपिटल है और वो अगरतला से रेल लाइन निकलती है और बांग्लादेश के अखौरा तक जाती है। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली मैप में दिखाऊं तो यह है बांग्लादेश और यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगरतला से यहाँ पर ये रेलवे लाइन सीधा बांग्लादेश के अखौरा तक जाती है। ठीक है, जिससे यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है सीधा बांग्लादेश के साथ में जुड़ रहा है। तो ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।